बेंगलुरु कैफे में ब्लास्ट हुआ, उसके किस तरह से पाकिस्तान तक के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, सवाल यही बना हुआ है कि इसमें किसका हाथ था। बुलेटिन में सबसे पहले बात बेंगलुरु धमाके की ही करेंगे। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके से जुड़े एक संदिग्ध आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इस धमाके के संदिग्ध का यह पहला वीडियो बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। वहीं जांच एजेंसियों को यह शक भी है कि धमाके का जो पैटर्न है वो बेंगलुरु में हुए कुकर ब्लास्ट जैसा है, जिसके आरोपी शाकिर से पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा एनआईए, एनएसजी और बम स्क्वाड भी आतंकी एंगल से जांच करने में जुटा हुआ है। आपको पूरी खबर डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। और बेंगलुरु धमाके को लेकर एक बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि ब्लास्ट के संदिग्ध का जो वीडियो है वो दरअसल सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर बेंगलुरु कुकर ब्लास्ट से भी इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों धमाकों में एक तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। फिलहाल इस तस्वीर में वो संदिग्ध नजर आया। साथ ही अब देखिए ये भी जानकारी है कि संदिग्ध शारिक और उसके साथियों से पूछताछ जारी है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं दरअसल ये आरोपी है और ये जो व्हाइट कैप पहनकर सड़क पर टहलता हुआ आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये संदिग्ध है और इसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सुराग है पुलिस के लिए, जांच एजेंसियों के लिए, इस धमाके को लेकर जो टीमें इस वक्त जांच में लगी है। और आइए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वीडियो वॉल पर संदिग्ध का वीडियो। जिस संदिग्ध को आपने देखा सीसीटीवी कैमरे में, उस संदिग्ध का वीडियो आपको बिग वॉल के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह का हुलिया इसका रहा। और अब लगातार पुलिस और एजेंसियां कर रही है जांच। सिर पर सफेद रंग की टोपी रही, आप देख रहे हैं, ये देखिए ये संदिग्ध जा रहा है, इस पर सिर पर सफेद रंग की टोपी है और बहुत जल्दी में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टोपी पर लिखा है नंबर 10, ये भी कैप्चर हो गया कैमरे में कि टोपी पर नंबर 10 लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे इस पूरे वीडियो को, इस पूरे हिस्से को। इसके अलावा कंधे पर काला बैग टांगा हुआ है, ये देखिए कंधे पर काला बैग टांग कर जा रहा है। दाईं ओर कंधे पर टांग के जा रहा है ये बैग और बहुत जल्दी में जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि संदिग्ध के बारे में जो आगे पहचान हो पाई, चेहरे पर काला मास्क पहना हुआ है, कैफे में नाश्ता लेकर जाता दिखा ये, और सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर जो है वो कैद हो गई है। इसीलिए भी और ज्यादा जांच एजेंसियां चौकन्ना है कि आगे इस मामले में इस संदिग्ध के तार कहां तक जुड़े हुए हो सकते हैं। और बेंगलुरु धमाके का एक और अपडेट मिल रहा है, संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। एक और अपडेट है, रवि के पास चलते हैं। बिल्कुल, कुछ बड़े अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। बेंगलुरु धमाके को लेकर बड़ी जानकारियां क्या है इस वक्त की। पहली जानकारी, पहला बड़ा अपडेट, संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। ये एक बड़ी जानकारी है जो फुटेज हम आपको दिखा भी रहे थे। दूसरा बड़ा अपडेट, सफेद टोपी, मुंह पर मास्क, कंधे पर बैग साथ में नजर आया। ये जो शख्स है, जो संदिग्ध है, जो वीडियो उसका सामने आया, कुछ इस तरह का हुलिया उसका नजर आया। तीसरा अपडेट, कैफे के अंदर भी नाश्ते के साथ दिखा था ये संदिग्ध, यानी कि जो सड़क पर टहलता नजर आया फुटेज में, वो कैफे के अंदर भी नजर आया। चौथा, एनआईए बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू कर दी है। पांचवा अपडेट, एनएसजी की टीम भी घटना स्थल पर मौजूद है। छठा बड़ा अपडेट, बेंगलुरु कुकर धमाके जैसा पैटर्न इसमें सामने नजर आ रहा है, इस एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। सातवां बड़ा अपडेट, बेंगलुरु धमाके के आरोपी शाकिर से होगी पूछताछ। आठवां बड़ा अपडेट, सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम ने कहा आतंकी एंगल से इसकी जांच की जा रही है। नौवां बड़ा अपडेट है, पीएफआई, लश्कर और आईएसआईएस मॉड्यूल से धमाके का शक है। और 10वां बड़ा अपडेट, बेंगलुरु धमाके में पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। वजीउल्लाह हमारे संवाददाता इस वक्त उसी कैफे यानी रामेश्वरम कैफे के पास मौजूद है जहां पर यह धमाका हुआ था। सबसे पहले वजीउल्लाह, हम तो चाहेंगे कि कैफे के आसपास अभी कैसा माहौल है, जरा वो दिखा दीजिए। और जांच में जिस तरह के सबूत सुराग सामने आए हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि ये एक आतंकी हमला है जिसका पैटर्न भी दिखाई दे रहा है दूसरे धमाकों से जुड़ा हुआ। जी, अभी हम कैफे की तरफ रुख मोड़ जा रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जो अभी तक डिटेल्स हमें मिली है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस मामले के बारे में ये बताया गया है कि जो बेंगलुरु में भी कुकर ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो पैटर्न किया गया था वही सेम पैटर्न
इसमें भी यूज किया गया है। और जो उस वक्त के जो आरोपी थे उनसे अब क्वेश्चनिंग की जा रही है और ऐसे 4 लोगों को अभी जीरो इन करके इंटेलिजेंस क्वेश्चन कर रही है। इस मामले में जैसे हमें पता चल रहा है कि जो खुलासे आ रहे हैं, जैसे ये सीसीटीवी फुटेज आया है, इसमें इसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसमें हमें ये भी बताया गया है कि वो होटल में 1 घंटे पहले पहुंचा था, वहां उसने एक रवा इडली का एक प्लेट भी ऑर्डर किया था और उसके बाद उसने वहां खड़ के टेबल के नीचे अपनी बैग भी रखी थी और जिसकी वजह से इससे ब्लास्ट हुआ था। अब ये सब जानकारी को लेके हर एक एजेंसी जो वहां मौजूद है, जैसे एनआईए हो, फिर आपकी बॉम्ब स्क्वाड हो, फिर आपके आईबी हो, ये सब वहां पहुंच के हर तरीके की सभी जांच एजेंसियां लगी हुई है। वजीउल्लाह में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वजीउल्लाह ये बता रहे हैं कि 4 संदिग्धों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, आगे इनसे पूछताछ करने की तैयारी है। फिलहाल इनकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। और बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट की जांच के लिए एनएसजी मौके पर पहुंची हुई है। ब्लास्ट वाली जगह पहुंची है एनएसजी, जहां पर ब्लास्ट हुआ है जिस कैफे में। एनएसजी की टीम ने ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है। तो ये पूरा जो पैटर्न है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। एनएसजी और बाकी तमाम एजेंसियां भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। और बेंगलुरु ब्लास्ट केस की जांच में एनआईए जुट गई है। आतंकी एंगल से इस पूरे धमाके की जांच की जा रही है। आईएसआईएस बल्लारी, पीएफआई और लश्कर मॉड्यूल के तार जुड़े होने की आशंका है और इसी एंगल से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैफे में कल हुए धमाके में 10 लोग घायल हुए हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि टेररिज्म के एंगल से इस धमाके की जांच की जा रही है। और बेंगलुरु के एक कैफे में हुआ धमाका हर लिहाज से एक बड़ी और चिंताजनक वारदात है। ये धमाका ऐसे समय में हुआ है जब चंद दिन बाद ही आम चुनावों की घोषणा होने वाली है और ये धमाका भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर में हुआ। बेंगलुरु के जिस रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ वह उस इलाके में है जिसे आईटी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी ने इस कैफे को इसीलिए निशाना बनाया हो ताकि दुनिया भर का ध्यान यहां आकर्षित किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां आतंकी एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। तो 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, धमाके की पहली तस्वीर भी और धमाके की दूसरी तस्वीर भी। कैसे ये पूरा इलाका तहस-नहस हो जाता है और क्या इस पूरे मामले पर क्या आतंकी कनेक्शन है, इसी की जांच में पड़ताल में जुट गई हैं जांच एजेंसियां। तो बेंगलुरु ब्लास्ट कहां तक पहुंची जांच, अब तक क्या क्या हुआ है, खुलासा क्या क्या बड़ी बातें जांच में सामने आई हैं, उस पर जरा गौर कर लेते हैं। बेंगलुरु धमाके जैसा ही बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट नजर आ रहा है। अब तक की जांच में ये एक फैक्ट दिख रहा है और बेंगलुरु कुकर ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक बेंगलुरु जैसा ये भी अभी तक की जांच में नजर आया है। दोनों धमाकों के बाद निकला धुआं एक जैसा ही बताया जा रहा है। दोनों धमाकों में बैटरी, डेटोनेटर, नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी रुवारी शारिक साथियों से पूछताछ भी चल रही है। और बेंगलुरु में हुआ ब्लास्ट आतंकी हमला है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हमारे पास सूत्रों से जो विस्फोटक जानकारी मिली है अब वो साजिश की ओर इशारा करती है। जी हां, जांच एजेंसियां बेंगलुरु ब्लास्ट में 3 मॉड्यूल पर काम कर रही हैं। 3 मॉड्यूल और इनके नाम क्या हैं? आईएसआईएस का बल्लारी मॉड्यूल है और पीएफआई का मॉड्यूल और लश्कर तैयबा का मॉड्यूल। इन 3 मॉड्यूल के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन मॉड्यूल के काम करने के तरीके से ब्लास्ट का पैटर्न मेल खाता है और अलर्ट के मुताबिक तीनों मॉड्यूल काफी समय से बेंगलुरु को टारगेट करने की साजिश रच रहे थे। सीमा पार लश्कर कमांडर जुनैद अहमद और सलमान खान पर भी शक है। इसके अलावा बेंगलुरु समेत कई शहरों में आईईडी ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था बल्लारी मॉड्यूल। लश्कर मॉड्यूल भी बेंगलुरु में फिदाइन अटैक की प्लानिंग कर रहा था। इन 3 मॉड्यूल का जो पैटर्न मिला है वो हूबहू ऐसा ही है जैसा ब्लास्ट हुआ है। पिछले साल एनआईए ने बेंगलुरु पुलिस के साथ मिलकर 2 मॉड्यूल का खुलासा किया था, पर्दाफाश किया था।
उस समय लश्कर के 8 आतंकी गिरफ्तार भी किए गए थे और इनके कब्जे से आर्म्स, एम्यूनिशन, हैंड ग्रेनेड के अलावा वॉकी टॉकी भी बरामद किए गए थे। तो ये मॉड्यूल पर भी विचार विमर्श हो रहा है कि कहीं इसके आधार पर तो नहीं आगे बढ़ा ये जो संदिग्ध हैं वो आगे बढ़े ब्लास्ट को लेकर। इसी साल जनवरी में इनके खिलाफ चार्जशीट से कई अहम खुलासे हुए थे और एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों को हिंदुस्तान के बाहर मौजूद टी नासिर नाम के आतंकी ने रेडिकलाइज भी किया था। और वजीउल्लाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उसी रामेश्वरम कैफे से, वो कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं बेंगलुरु से। वजीउल्लाह, अब जो महत्वपूर्ण बात है कि एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहां तक जांच आगे बढ़ाई जा रही है, क्या कुछ अब तक लीड या इंफॉर्मेशन मिली है जांच एजेंसियों को जिसके आधार पर जांच चल रही है? एक तरफ से ये जरूरी बात ये है कि ये हिंदुस्तान का आईटी कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ विदेशी बहुत बड़े आईटी कंपनीज और ऐसी जगह पे कैसा बॉम्ब ब्लास्ट होना इज समथिंग बहुत ही सस्पिशियस थिंग है। तो इसी को लेके हर एक एजेंसीज यहाँ मौजूद है। अब आईबी से लेके एनआईए से लेके और जो आप मॉड्यूल्स के बारे में बताए हैं वो हर एक मॉड्यूल्स पे जांच की जा रही है। देयर इज नो स्टोन दैट इज बीन लेफ्ट अनटर्न्ड टू मेक श्योर दैट द पीपल हु आर बिहाइंड दिस आर पुट टू पार्ट। जैसे हमने डीसीएम और परमेश्वर जी जो होम मिनिस्टर है वो भी कल स्पॉट पर आए थे और उन्होंने भी जानकारी दी थी कि हर एक एंगल पे इस पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो टेरर एंगल है उसे भी नकारा नहीं जा रहा है। और जैसे इस सीसीटीवी पे भी देखा गया है कि जो किस्म का हमें बॉम्ब भी मिला है उसका भी रेजोनेंस है मैंगलोर ब्लास्ट के साथ। जैसे आप कह सकते हैं कि जो टाइमर लगाया गया था, जैसे स्मोक निकला था और उसकी जो इंटेंसिटी थी, ये सब को अगर हम देखेंगे तो ये इसे एक पैटर्न भी मिलता है एजेंसियों को। और इसी की वजह से जो मैंगलोर ब्लास्ट में भी जो इन्वॉल्व थे उससे भी क्वेश्चनिंग की जा रही है। और जो इनको इंटेलिजेंस मिले हैं इससे कुछ पैटर्न पहले से लेकर उससे भी टाइमलाइन गौर किया तक जा रहा धमाके है। की हम सब बता रहे हैं और उसके आधार पर ये बात समझ में आ रही है कि किसी एक आतंकी पैटर्न के तहत ही आगे बढ़ने की कोशिश हुई है, लेकिन फिलहाल ये इस पर भी संदेह है। अब आइए बिग वॉल के जरिए आपको बेंगलुरु में हुए विस्फोट के बाद कर्नाटक सरकार ने क्या कहा है, उन्होंने किस तरह से बयान रखा है, आपको बताते हैं। सिद्धारमैया की सरकार है कर्नाटक में। सीएम ने कहा है कि लो इंटेंसिटी आईडी ब्लास्ट ही रहा, एक शख्स बैग छोड़कर गया और जिसके बाद विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, ये कहा गया उनकी ओर से। ये 3 बड़ी बातें। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि धमाके वाली जगह बैटरी मिली है और जला हुआ बैग आईडी कार्ड मिला है और अब इन्हीं कड़ियों को जोड़ा जाएगा। आरोपी ने इडली खाई और बैग रखा। फिर उसके बाद ये एक और महत्वपूर्ण बात, टाइमर से बम विस्फोट किया गया। जो डीके शिव कुमार है, डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, डॉक्टर जी परमेश्वर जो गृह मंत्री है कर्नाटक के, उनकी ओर से कहा गया कि सिटिंग एरिया में ये धमाका हुआ है। जहां पर सिटिंग एरिया था वहां कोई सिलेंडर नहीं था। तो देखिए ये बातचीत, ये जो पूरा बयान है अलग अलग नेताओं के, वो सामने आए कर्नाटक सरकार की ओर से। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में कल हुए धमाके के बाद जांच शुरू हो गई है। इस धमाके में 10 लोग घायल हुए हैं। बम स्क्वाड, फोरेंसिक और एनआईए की टीम विस्फोट की जांच कर रही है। इस धमाके की जांच आतंकी एंगल से की जा रही है। धमाके से जुड़े 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त रामेश्वरम कैफे में काफी भीड़ थी। धमाके होते ही लोगों में दहशत फैल गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि सबूत मिल सके। धमाके को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ये एक लो इंटेंसिटी का आईडी ब्लास्ट था। ಇಂಜುರಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो इस मुद्दे पर सहयोग करे। और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान, जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। गृह मंत्री ने कहा है सीसीटीवी में से कई सबूत जुटाए गए हैं। धमाके का आरोपी बस से आया था, यह भी कहा है गृह मंत्री ने। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। सोनभद्र के रॉबर्ट संगज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क इलाके में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि शाहजेब नाम के युवक ने रोहन राय के फर्जी नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर युवती से दोस्ती की और फिर शादी की। इसके बाद वो युवती से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। मेरी माँ को धमकी आने लगने लगा, फिर उसके पूरे घर वाले आकर मेरे घर पे हमको धमकी आने लगे। घर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसके घर वाले पूरे दबाव देने लगे। पुलिस ने मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर धारा 416, 376, 498A, 506 IPC DP एक्ट और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। लड़की को लड़के से संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था, वहीं से इन दोनों के मध्य नज़दीकियाँ बढ़ी, एक दूसरे के से प्रेम करने लगे और बाद में चूँकि लड़के ने अपना नाम हिंदू रखा हुआ था, हिंदू धर्म के अनुरूप, और लड़की भी उसको हिंदू जानते ही उसके साथ उसने शादी की थी। राजस्थान में हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मुगलों को लेकर क्या कहा, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भारत में मुगल शासकों को लुटेरा करार दिया। उन्होंने कहा कि मुगल शासकों ने देश को लूटा और तलवार के दम पर बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। चर्चा ये चल रही थी कि अकबर महान है, फलाना महान है, ये महान है। ये कोई महान नहीं है। ये आतंकवादी थे उस जमाने के, ये लूटने के लिए देश को आए थे। भारत को इन्होंने लूटा, तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन का काम किया और उस जो इनके माने नहीं उनको इन लोगों ने मार दिया। तो इन लोगों को महान कहना ही गलत है। इनको न तो इनका नाम महान है, न इनके इतिहास की चर्चा होनी चाहिए, न पुस्तकों में, न लेखन में, न अध्ययन में। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले हिंदुओं की शादी सूर्य को साक्षी मानकर फेरे लेते हुए होता था, लेकिन मुगलों के डर के चलते ही रात में फेरे होने लगे। रात की परंपरा जब बनी, जब मुगल शासक आए यहाँ पर और उन्होंने बहन बेटियों को उठाना प्रारंभ किया, तो छुपते छुपाते रात को अपनी शादी ब्याह करने लगे। इनके डर से, इनके भय से, नहीं तो दिन में ही विवाह करने की रीति रिवाज थी हमारे यहाँ। और खबर कानपुर से, बंशीधर तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर 42 घंटे से आईटी की छापेमारी जारी है। अब तक 7 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। 80 करोड़ रुपए की कीमत के जेवर और लग्जरी कारें भी बरामद की जा चुकी हैं। कानपुर समेत 5 राज्यों में कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कंपनी पर करोड़ों रुपए के सालाना टैक्स चोरी का आरोप है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का पता चला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयकर विभाग एक तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग ने कानपुर में मौजूद बंशीधर तंबाकू कंपनी के मुख्यालय के साथ ही दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की। तंबाकू कंपनी पर टर्नओवर में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान इस बात ने भी अधिकारियों को हैरान कर दिया कि कंपनी के मालिक के मिश्रा के पास करोड़ों की कार है, लग्जरी कारों और सुपर बाइक की भरमार है। दिल्ली के वसंत विहार में तंबाकू कंपनी के मालिक के बेटे शिवम मिश्रा के घर से कई लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। शिवम मिश्रा के पास मौजूदा गाड़ियों के नंबर भी एक जैसे ही हैं, यानी सभी गाड़ियों का नंबर 4018 है। बरामद की गई सभी गाड़ियां शिवम, उनके पिता के मिश्रा और बंशीधर टोबैको कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इन गाड़ियों में 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी शामिल है। इसके अलावा शिवम मिश्रा के आवास से मैक्लेनर, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स ने कारोबारी के ठिकानों से करोड़ों रुपए के कैश भी बरामद किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर रहे हैं। यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बंगाल के बाद पीएम बिहार जाएंगे। पीएम मोदी का आज कौन कौन सा कार्यक्रम है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 में जुटे हुए हैं। 3 राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे नदिया जाएंगे। कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से सीधे बिहार के औरंगाबाद जाएंगे। पीएम मोदी औरंगाबाद में 21,400 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
पीएम मोदी गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। प्रधानमंत्री पटना के यूनिट मॉल का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शाम 5:15 पर बेगूसराय पहुंचेंगे। यहां से पीएम देश भर में लगभग 1.48 लाख रुपए की कई तेल और गैस क्षेत्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी देश के किसानों के लिए 1962 फॉर्म्स ऐप भी लॉन्च करेंगे। पीएमओ की विज्ञप्ति के अनुसार पशुधन पशुओं के लिए डिजिटल डेटाबेस राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के तहत विकसित किया गया है। और संदेश खाली मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया है। TV9 के सत्ता सम्मेलन में खरगे ने कहा क्या था और प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी जी स्वागतम। बंगाल पहुंचे पीएम मोदी और ममता बनर्जी की आमने सामने मुलाकात हुई। ममता ने कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। এটা হচ্ছে জাস্ট মাই কার্টিসি মিটিং এবং প্রোটোকল মিটিং। पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने संदेश खाली पर खड़गे के बयान को बंगाल का अपमान बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने TV9 के सत्ता सम्मेलन में संदेश खाली पर ये बयान दिया था। देखो, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है, तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश पहुंचेगी। राहुल यहां 6 मार्च तक रहेंगे। राहुल का क्या क्या कार्यक्रम है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से शुरू होगी। ये यात्रा 2 मार्च से 6 मार्च तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और मालवा संभाग को कवर करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 लोकसभा को कवर करते हुए गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मुरैना पहुंचकर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी मुरैना और ग्वालियर में रोड शो करेंगे। ग्वालियर में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। 3 मार्च को ग्वालियर में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। 3 मार्च को ही राहुल गांधी शिवपुरी में आदिवासी समाज के साथ बातचीत करेंगे। 4 मार्च को राजगढ़ के ब्यावरा में 100 घाटों पर किसानों के साथ चर्चा करेंगे। राहुल गांधी 5 मार्च को उज्जैन के महाकाल मंदिर जाएंगे और वहां महाकाल का दर्शन करेंगे। 5 मार्च को ही पटवारी अभ्यर्थियों से संवाद करेंगे। 6 मार्च को सुबह 9 बजे बटनगर में महिलाओं से संवाद करेंगे। 6 मार्च को शाम 5 बजे न्याय यात्रा रतलाम से राजस्थान के लिए रवाना होगी। और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए मीडिया मैनेजमेंट को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस का क्या है प्लान, क्या क्या बदलाव करने वाली है कांग्रेस, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस मीडिया मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बीजेपी के सेंट्रलाइज्ड मीडिया कैंपेन का जवाब कांग्रेस माइक्रो लेवल पर देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अब पैन इंडिया के बजाय सेगमेंट वाइज कैंपेन करेगी। पार्टी हर सीट, हर जोन और हर आयु वर्ग को फोकस करेगी। कांग्रेस अगले हफ्ते से अपना कैंपेन लॉन्च करेगी। पार्टी ने मीडिया वैन, पब्लिसिटी मटेरियल, होर्डिंग के लिए 2 बड़ी कंपनियों को हायर किया है। पार्टी ने क्रिएटिव के लिए मुद्रा और मीडिया वैन के लिए IPG को हायर किया है। किसानों और नौजवानों के लिए कांग्रेस ने कैंपेन की विशेष व्यवस्था की है। 4 मार्च को कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी के नारे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की तर्ज पर मैनिफेस्टो डिजाइन करने पर चर्चा होगी। कांग्रेस आज से देश के हर मंडी में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने जा रही है। MSP की कानूनी गारंटी के नारों के साथ ये होर्डिंग लगेगी, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर होगी। इस होर्डिंग में सत्ता में आने पर MSP की कानूनी गारंटी का वादा भी होगा। और 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की महारैली है। इस रैली में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, लालू ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विश्वास यात्रा के बाद अब महागठबंधन की महारैली की तैयारी की जा रही।
महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। इस रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राहुल गांधी लेफ्ट के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये महारैली लोकतंत्र बचाने के लिए किया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई समेत हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। इस महारैली में 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यकाल के कार्यों के साथ साथ जाति जनगणना समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इस रैली से पहले लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि एक बिहार, एक संदेश, चलो पटना, पहुंचो पटना। लालू ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली में पहुंचे और इसे सफल बनाएं। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि इस महारैली में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। रैली के लिए पटना में अभी से ही कार्यकर्ता जुट रहे हैं। अब देखना होगा कि इस महारैली से लालू यादव क्या संदेश देंगे। और बात हिमाचल की पॉलिटिक्स की। कांग्रेस के बागियों पर क्या बोले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बागी विधायकों को किसने बताया चोर और डाकू, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकार में अब सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं पर जमकर हमला बोला। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस से गद्दारी करने वाले आस्तीन के सांप हैं। आज वो कैदियों की तरह होटल में रह रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए राजनीति में आते हैं। और उस हाथ के निशान को और उस पार्टी को जिसको हम माँ की तरह सेवा करते हैं, उसको भूलकर हम उससे गद्दारी करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति अपना ईमान बेच सकता है, सत्ता के प्रलोभन और पैसे के प्रलोभन में ईमान बेच सकता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या सेवा करेगा। इस मौके पर विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बागियों को चोर और डाकू बताया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे संगी साथी जो मेरे साथ विधानसभा में बैठते हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है। उन्हें आपने छोड़ना नहीं है, वो चोर है, डाकू है। मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस ने बागियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। महागठबंधन से विधायक टूटकर लगातार एनडीए में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के बयान ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया। जब यहाँ के बड़े बड़े नेता जब पाला बदल लेते हैं तो हम छोटा लोग भी समय आएगा तो कुछ कर... ये हैं बिहार के नवादा जिले से हिसुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह। इनका कहना है कि अगर बीजेपी नवादा से उन्हें लोकसभा का टिकट देती है तो वो बीजेपी में आने के बारे में सोचेंगी। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी अपने लिए नवादा से टिकट की मांग की है। हम लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं नवादा से। हम अपने हाई कमान से बता दिए हैं और पार्टी इस पर निर्णय जो लेगी देखा जाएगा। अगर टिकट नहीं मिला कांग्रेस से तो टिकट हमको उम्मीद है कि मिलेगा। और अगर भाजपा की तरफ से ऑफर हो, भाजपा की तरफ से अगर लोकसभा का टिकट मिलेगा तो हम सोचेंगे। विधायक नीतू सिंह के इस बयान से अब कांग्रेस में खलबली मच गई है। पहले से ही कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ आनंद और मुरारी गौतम बागी हो चुके हैं। बिहार में जेडीयू के बीजेपी में शामिल होने के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से अब तक कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक एनडीए में शामिल हो चुके हैं। और शरद पवार के डिनर डिप्लोमेसी कार्यक्रम को उस समय झटका लगा जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने पवार के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले शरद पवार की डिनर डिप्लोमेसी फेल हो गई। न भतीजा अजीत पवार ने न्योता कबूला, न ही सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने। सभी ने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए डिनर में पहुंचने की असमर्थता जताई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती दौरे जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान शरद पवार ने अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार साहब ने न्योता दिया है, हमारी कार्यक्रम तय है, इसलिए भोजन पर नहीं जा सकेंगे। दरअसल शरद पवार ने बारामती में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पहली बार आने के मौके पर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था। पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को भी डिनर के लिए न्योता दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र और खासकर बारामती में राजनीति गर्मा गई थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी। अजीत पवार चाचा की तरफ से फेंकी गई सियासी गुगली से कैसे निपटेंगे, लेकिन अब तीनों ने ही डिनर पर जाने से मना कर दिया है। और अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन की 5 दिन चली बैठक खत्म हो गई। बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जिन बड़े मुद्दों पर
मुद्दों को हल करने की उम्मीद जताई जा रही थी, वे सारे मुद्दे जस के तस बने हुए। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टीवी 9 से खास बातचीत में कहा कि जो उद्देश्य लेकर हम आए थे उसमें हम सफल हैं। WTO के अबू धाबी में हुई बैठक से भारत को फायदा होगा। दो मुद्दे हैं जहां हल्की फुल्की सहमति बनती दिखाई देती है। भारत को के राजनीतिक दृष्टि से इस बैठक की सफलता और असफलता दोनों तरह से भारत को यहां यह मानना है कि लाभ होने वाला है। बैठक में भारत ने मजबूती से अपने किसानों और मछुआरों को प्राथमिकता दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम जिस मकसद से बैठक में आए थे वो सफल रहे। बहुत खुशी है कि WTO का 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के समापन पर भारत संतुष्टि से देख सकता है कि जो जो उद्देश्य लेके हम यहाँ आए थे, जो जो हमारे विषय थे, जैसे हमारे किसानों के लिए, हमारे मछुआरों के लिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, कोई आहत ना आए, उनको जो सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिलती हैं उन सब के ऊपर कोई नया नियंत्रण ना आए। WTO के सभी सदस्यों ने फैसला किया कि ई-कॉमर्स ट्रेड पर 2 साल तक कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को भंग करने की चेतावनी क्यों दी, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को MCD को कड़ी चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उनके मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक वेतन, पेंशन और बकाया का भुगतान नहीं किया गया, MCD को भंग कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा है कि MCD अपने भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण बहुत सारे मुकदमों में उलझी हुई है। कोर्ट MCD को अपना बकाया चुकाने के लिए समय देने से तंग आ चुका है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि अगर MCD खुद को व्यवस्थित नहीं कर पाई तो मौजूदा नगर निगम के बिना ही नई व्यवस्था विकसित की जाएगी। दिल्ली सरकार और MCD के वकील ने कहा है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उन्हें एक और मौका दिया जाए। कोर्ट ने 10 दिन में फरवरी महीने की सैलरी का भुगतान करने को कहा है। कोर्ट अब इस मामले में 28 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। इससे पहले 9 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने MCD को चेतावनी दी थी, अगर वेतन और बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो कोर्ट इसे बंद कर देगी। और अब बात करते हैं मौसम की, तो पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी का दिल्ली में असर देखा जा रहा है। आज सुबह से दिल्ली NCR में तेज बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम काफी बदला नजर आ रहा है, मौसम काफी अच्छा भी हुआ है। दिल्ली NCR में आज बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी और उसका असर सीधे तौर पर दिल्ली NCR में नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली NCR में सुबह से ही बारिश हो रही है। और इंडिया गेट से संवाददाता अभिजीत ठाकुर की सुबह की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल गया है और मार्च महीने का स्वागत हुआ है झमाझम बारिश के साथ। इस वक्त मैं दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर झमाझम बारिश हो रही है। सामने की तस्वीरें दिखाइए कि बारिश तेज होते ही लोग इधर उधर भागना किस तरह से शुरू हो गए हैं। तो फरवरी महीना सर्द महीना रहा और मार्च में तापमान बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश शुरू हो गई है और इससे तापमान और नीचे जाने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम में ये बदलाव जो है वो मौसम विभाग ने पहले ही अनुमानित किया था और उसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो शुरू हो गई है और लोग यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आए थे, क्योंकि सुबह से मौसम सुहावना था, लेकिन अब यहाँ पर तेज बारिश शुरू हो गई है और तेज बारिश की वजह से लोग इधर उधर शरण लेते हुए आपको दिखाई देंगे बारिश से बचने के लिए। तो मौसम में ये बदलाव मार्च की शुरुआत में जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमानित किया था और यहां पर वैसा ही देखने को मिल रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मनीष के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर। और उधर पहाड़ों में बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। गुलमर्ग और गोरेज सेक्टर में कई फीट तक बर्फ जम गई है। श्रीनगर में बारिश भी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पहाड़ों में इस वक्त सफेद चादर बिछ गई है बर्फ की। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। तस्वीरें कश्मीर के सोनमर्ग की हैं, जहां पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के चलते तापमान माइनस में पहुंच चुका है। गुलमर्ग में भी बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा इलाका बर्फ से ढका दिख रहा है।
अगले 3 दिनों तक बर्फबारी से राहत की उम्मीद नहीं। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर आवाजाही थम चुके हैं। बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने कई जगहों पर एवलांच का खतरा जताया है। बांगीपोरा, गांदरबल, कुपवाड़ा, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ में अगले 24 घंटे में एवलांच हो सकता है। ऐसे में लोगों से संवेदनशील जगहों से दूर रहने की अपील की गई। मौसम विभाग ने 4 मार्च तक केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार व्यक्त किए। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर जारी। मनाली में भी बर्फबारी के चलते 1000 पर्यटक फंस गए थे। उन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। रोहतांग के अटल टनल पर बर्फबारी हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं।